इंडिया का फोन मार्केट पूरा अपसाइड डाउन हो गया, पूरी हालत बदल चुकी है यहाँ पे, क्योंकि अगर बदली नहीं होती ना इस वीडियो को मैं बना नहीं रहा होता। अक्सर पहले क्या होता था कि जब भी हम इंडिया के फोन मार्केट को देखते तो पता रहता था पहले पे Xiaomi होगी, दूसरे पे सैमसंग होगी, तीसरे पे Vivo होगी। यार ये कहानी सालों से चल रही थी, लेकिन अब कहानी में बहुत ज्यादा ट्विस्ट आ गए। रैंकिंग तो पूरी कंपनीज की बदल चुकी है, लेकिन काफी सारी कंपनीज की भी हालत खराब हो गई है। और बाय द वे जो वीडियो बना रहा हूं ना, इसका जो सोर्स है वो है कैनालिस्ट की रिपोर्ट और जो काउंटर पॉइंट होता है उनकी रिपोर्ट। दोनों की रिपोर्ट के जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है मैंने दे दी है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि इंडिया में 5th पोजीशन पर यहाँ पे कौन सी कंपनी है। और आप लोगों को शायद सरप्राइज लगे कि 5th पोजीशन है रियलमी की। देखो हम बात करें Q1 2023 की, जिसके अंदर हम जनवरी, फरवरी और मार्च की बात करेंगे, तो रियलमी का मार्केट पहले से आधा हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि रियलमी जितने फोन्स पहले बेचा करती थी उसकी आधे फोन्स उन्होंने यहाँ पे निकाले। हालांकि रियलमी को सक्सेस मिली है जो बजट फोन्स उन्होंने बनाते 10,000 रुपए वाले उनमें, लेकिन 10,000 का मार्केट ही छोटा हो गया तो रियलमी को काफी ज्यादा दिक्कतें फेस करनी पड़ी। इसके साथ ही रियलमी का 10 Pro Plus था, वो सरप्राइजिंगली यहाँ पे चला, लेकिन फिर भी उतने बड़े नंबर जनरेट नहीं कर पाया। यहाँ तक कि नार्जो सीरीज को भी बजट तक उन्होंने लिमिटेड रखा है। और ये एक सबसे बड़ी दिक्कत है रियलमी के साथ, क्योंकि वो अपर सेगमेंट को क्रैक नहीं कर पा रहे। और आप खुद देख सकते हैं रियलमी GT3 की मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस के टाइम पर उन्होंने कितनी हाइप बनाई थी, लेकिन आज के समय में रियलमी क्या उसके बारे में कभी बात करता है? शायद वो फोन ऑलमोस्ट कैंसिल हो गया हो, क्योंकि GT3 एक बार बाहर निकाल दिया, उसके बाद कंपनी यहां पर शांत बैठी हुई है। और इसी के साथ बात करें तो माधव शेठ से रिलेटेड भी एक इंटरेस्टिंग न्यूज पता चली थी। माधव शेठ जो पहले इंडिया को लीड करते थे ना, अब वो रियलमी इंटरनेशनल को लीड करेंगे। काफी अच्छी बात, एक तरह से उनका प्रमोशन हो गया। लेकिन क्या आप लोगों ने सोचा ये कुछ कहानी मनु कुमार जैन जैसी है? मतलब कि पिछले साल मनु जैन के साथ भी हुआ था कि वो Xiaomi इंडिया को छोड़ के Xiaomi ग्लोबल के अंदर चले गए थे, दुबई के अंदर सेटल हो गए थे और Xiaomi ग्लोबल का बिजनेस संभाल रहे थे। लेकिन फिर एक साल के बाद मनु कुमार जैन ने कंपनी को यहाँ पे छोड़ दिया और सेम यही कहानी माधव शेठ के साथ हो रही है। अभी वो रियलमी इंटरनेशनल के साथ जुड़े हुए हैं। अब देखने वाली बात है क्या मनु कुमार जैन जैसे ही रियलमी को आगे चल के छोड़ते क्या करते हैं, क्योंकि शायद अब उन्हें भी एहसास हो गया होगा कि स्मार्टफोन का मार्केट अब उतना ल्यूक्रेटिव रहा नहीं है और जो हेडरूम होता है ग्रोथ का वो है नहीं। इसके साथ ही बात करना चाहूंगा 4th पोजीशन पे, और वो है आपकी Xiaomi कई सालों से नंबर 1 रहता था, लेकिन लगातार 2 क्वार्टर से वो नीचे। और अगर मैं बात करूं तो लगातार पिछले 3 क्वार्टर से इंडिया का स्मार्टफोन मार्केट डिक्लाइन हो रहा है। और इस साल Q1 2023 की बात करें तो पिछले साल से 20% नीचे यहां पे गिर चुका है और Xiaomi को इससे काफी ज्यादा इफेक्ट हुआ है। जैसे कि Xiaomi का जो मार्केट है वो 44% डिक्लाइन पे चला गया। और Xiaomi के बारे में देखा तो मैंने पूरा एक वीडियो पहले ही बना दिया है कि आखिर चल क्या रही कहानी, और सारी बातें मैं रिपीट नहीं करने वाला। अगर आपको इंटरेस्टेड है लिंक दे दूंगा आई बटन में, वहां जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन एक सिंपल सी बात यहां पर बताने वाला हूं कि यहां पे Xiaomi की कहानी इतनी अच्छी नहीं चल रही। देखा जाए तो अंडर 10,000 में अच्छा करते थे, लेकिन अब वो उतना अच्छा नहीं कर रहे। Redmi Note 12 सीरीज अच्छी थी, इसलिए मार्केट में थोड़ी बहुत चल गई। ऑलमोस्ट 40% जो फोन्स उन्होंने बेचे अभी वो Redmi Note 12 सीरीज के बेचे हैं। लेकिन अगर उसकी प्राइसिंग सही कर देते तो पहले से ज्यादा भी अच्छा परफॉर्म कर सकते थे। और ऊपर से जो पोको के साथ रिसेंटली जो मदरबोर्ड के इश्यूज के साथ जो नेगेटिव सेंटीमेंट जुड़ा है ना, वो भी काफी बड़ी चीज यहां पर हो गई है। कुल मिला के बात करें तो Xiaomi उतने अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रही। हाल ही में Xiaomi का जो लेटेस्ट सबसे बड़ा लॉन्च था वो था Xiaomi 13 Pro, लेकिन मेरे को लगता है कि हार्डली बहुत ही लिमिटेड लोगों ने उसे लिया होगा। लेकिन फिर भी देखने वाली बात होगी कि यहाँ पे Xiaomi कैसे आगे बढ़ता है। लेकिन इसके बाद अब मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पे Vivo के बारे में। Vivo देखा है तो थोड़ी सी आपको सरप्राइजिंग पोजीशन लगेगी 3rd। अब देखा जाए तो अगर मैं काउंटर पॉइंट और कैनालिस्ट की रिपोर्ट देखूं तो उनके अंदर रैंकिंग काफी अलग है। अब दोनों की रैंकिंग यहाँ पे सही है, कैसे सही है यह बात मैं आपको आगे बताने वाला हूँ वीडियो में। लेकिन अभी ये बता सकता हूँ कि Vivo जो है वो इंडिया में ऑफलाइन के अंदर तो नंबर 1 है। ऑफलाइन में उनकी मेजॉरिटी सेल्स होती है, बहुत अच्छा बिकते हैं। फिर भी इस क्वार्टर में लगभग 3% उनका भी डिक्लाइन आया है। लेकिन उन्होंने काफी स्मार्ट चीज कर ली। जहां पहले उनकी Y सीरीज बिकती थी, अब उनका फोकस सीधे V सीरीज पे हो गया और V27 Pro ऑफलाइन मार्केट में बहुत चले। खास तौर पे 30,000 से लेके 45,000 का जो मार्केट रहता है वहां पे Vivo ने काफी अच्छा कैप्चर किया है और V सीरीज उनकी 40% यहां पर बिक रही। और इसके साथ ही इंपॉर्टेंट चीज है कि Vivo के बारे में मैं जब भी बात करता हूं ना तो इसमें iQOO भी इंक्लूडेड रहता है। और iQOO के बारे में पता है कि पिछले कुछ समय में जो उन्होंने फोन्स निकाले वो काफी सॉलिड निकालने हैं। मतलब अगर उनकी Z सीरीज देखूं, Neo सीरीज के फोन्स देखूं, काफी अच्छे फोन से लोग निकालते और अपने प्राइस सेगमेंट में एक अच्छी चीज को यहाँ पे डिलीवर करने की कोशिश करते हैं। और iQOO देखा है
तो आज के समय में वो मार्केट यहाँ पे छीन रहा है जहां पे रियलमी और रेडमी एक बार किंग बन के बैठे हुए थे और उनसे बेटर फोन यहाँ पे निकाल के मार्केट में आगे बढ़ रहा है और लोग भी iQOO के फोन लेके खुश है। इस कारण से वीवो और iQOO मिलकर यहाँ पे थर्ड पोजीशन को अचीव कर रखा है। और वही बात करें जो सेकंड पोजीशन है वो ओप्पो की है। अब देखा तो काउंटर पॉइंट के हिसाब से यहाँ पे फोर्थ पोजीशन ओप्पो की आती है, लेकिन कैनलिस्ट की रिपोर्ट के हिसाब से ओप्पो सेकंड पे आता है। पता है ऐसा क्यों है? क्योंकि काउंटर पॉइंट के अंदर वन प्लस और ओप्पो को वो लोग अलग अलग करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम वन प्लस और ओप्पो को एक ही करके रखेंगे, क्योंकि जब कंपनी दोनों के बीच में फर्क नहीं करती तो हम कौन है फर्क करने वाले। और वन प्लस ओप्पो का टोटल इंडिया में जो मार्केट शेयर पता है कितना है? वो है 18%। और ओप्पो और वन प्लस दोनों ने ही पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई। मतलब अगर मैं ओप्पो को अलग देखूं तो वो 12% पे आता है, वन प्लस को अलग देखूं तो वो 6% के अंदर आता है, और दोनों मिलकर यहाँ पे सेकंड पोजीशन को अचीव कर लेते हैं, बस सैमसंग से थोड़ा सा पीछे। ओप्पो क्यों चल रहा है? अपनी ए सीरीज के फोन के कारण, और तो और ऑफलाइन के अंदर उन्हें ग्रोथ भी अच्छी मिली है और ओप्पो की यहाँ पे पॉजिटिव में ग्रोथ दिखाई है। वन प्लस के बारे में बात बता सकता हूँ। वन प्लस पिछले क्वार्टर में इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड था। उन्होंने क्या किया कि वन प्लस 11 को सबसे पहले लॉन्च किया, अपनी ब्रांड इमेज यहाँ पे सेट कर दी, और उसके बाद जब वन प्लस का नोट C3 लाइट लाए तो लगातार यहाँ पे बिक रहा है। हाल ही में सेल आती है और वो यहाँ पे हाल गायब हो जाता है, आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। यहाँ तक कि पिछले साल नोट CE2 लाइट बेस्ट सेलर फोन था, मतलब अंडर 20,000 में वो फोन रेडमी और रियलमी के फोन से ज्यादा बिक गया, जबकि पूरा का पूरा फोन अगर वो रीब्रांड उतार रहे वो भी। और इससे पता लगता है कि क्या ब्रांड पावर यहाँ पे वन प्लस लेकर बैठा है। यानी कि वन प्लस इंडिया में महंगे फोन यहाँ पे निकालता है, लेकिन वो दिखा के जैसे वो सस्ते फोन यहाँ पे निकाल रहे हैं ना, उस चीज का फायदा यहाँ पे वन प्लस ने खूब उठाया यहाँ पे। लेकिन वन प्लस और ओप्पो को मर्ज करके इन्होंने बड़ा मार्केट शेयर ग्रैब करके एक समझदारी भरा फैसला तो यहाँ पर लिया ही है। और फर्स्ट पे अनडाउटेडली सैमसंग है। देखो सैमसंग की सक्सेस का मेन रीजन मैं बता रहा हूँ क्या है। उन्होंने बहुत स्मार्टली मूव करके सारे के सारे अपनी पोर्टफोलियो को 5G कर दिया। बाकी सारी कंपनीज आज भी 4G 5G के बीच में स्ट्रगल कर रही है। कोई कंपनी 10-15 हजार में अपना एक 4G निकालती है, 5G निकाल के लोगों को कंफ्यूज करती है। सैमसंग को पता है 4G नहीं चलने वाला, 5G पे फोकस करो और 10,000 के ऊपर की पूरी लाइनअप 5G कर दो। आज के समय में 10 से 15 हजार में एक 5G है, 15 से 20 हजार में, 20 से 25 में, हर 5-5 हजार रुपए के सेगमेंट में M सीरीज का फोन होगा, F सीरीज का होगा या A सीरीज का फोन होगा। और ये सब कर करके उन्होंने अपने पूरी लाइनअप को कर दिया है 5G। और इंडिया में जो सबसे ज्यादा 5G फोन बिक रहे हैं वो भी सैमसंग के बिक रहे हैं। ऊपर से उनकी A सीरीज भी काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। यहां तक कि जो S23 लाइनअप है उसके अंदर जो रेगुलर S23 और S23 अल्ट्रा है वो भी यहाँ पे काफी अच्छे तरीके से बिके, क्योंकि सैमसंग की ब्रांड वैल्यू अपने कैमरास के कारण वहां पर उन्हें काफी अच्छा बेनिफिट मिला। हालांकि सैमसंग इंडिया में नंबर 1 है, लेकिन आपको बता सकता हूं कि सैमसंग मोबाइल ही एक पार्ट है सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स का, और सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स देखा जाए तो उसका प्रॉफिट यहाँ पे कम हुआ है। लगभग 95% का प्रॉफिट यहाँ पे कम हो चुका है उसका, क्योंकि जो सैमसंग है ना वो मोबाइल फोन से ज्यादा उसके कंपोनेंट बेच के पैसा बनाता है, और जब उसकी जो चिप्स वगैरह होती है वो कम बिक रही है तो यहाँ पे उसको यहाँ पे सफर करना पड़ा, क्योंकि ग्लोबल लेवल पर जो डिमांड है वो यहाँ पे कम हो रखी है। लेकिन इसके साथ ही एप्पल जैसी कंपनी, इंडिया में पता है एप्पल का मार्केट शेयर कितना है? वो है लगभग 6%। इंडिया में उसका जो प्राइस पॉइंट है फोन का वो काफी ज्यादा है, जिस कारण से मार्केट से सबसे ज्यादा पैसा वो ले सकते हैं। और जो अल्ट्रा प्रीमियम कैटेगरी होती है 45,000 के ऊपर का पूरा सेगमेंट या फिर 30,000 के ऊपर का सेगमेंट भी अगर मैं पकड़ लूं ना, तो वहां पे एप्पल ही सबसे ज्यादा फोन्स बेच रहा है। कुल मिलाकर उसकी ब्रांड वैल्यू ने उसकी हेल्प करी है। अब एप्पल स्टोर भी इंडिया में ओपन हो गया है और ज्यादा से ज्यादा फोन्स अब एप्पल यहाँ पे निकालना चाहता है, और एप्पल की यही स्ट्रेटेजी हर दूसरी कंपनी फॉलो करने में लगी है। वो भी अब ये कोशिश कर रही है कि कम रेट में अब ज्यादा फोन्स नहीं बेच सकते। 10,000 में इतना मार्केट रह नहीं गया, 15,000 में भी नहीं रह गया, और अब जो मार्केट है वो महंगे में है। यानी कि अगर आप महंगा फोन निकाल रहे हो, कम फोन बेच रहे हो लेकिन महंगे में बेच रहे हो, तो आप ज्यादा पैसा यहाँ पे बना सकते हो। हर एक कंपनी इसलिए अपने महंगे फोन्स के ऊपर फोकस कर रही है। और एप्पल के बारे में बात करें तो इंडिया का सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड है, मतलब पहले पे वन प्लस है, फिर यहाँ पे एप्पल का नंबर आता है। इसके बाद बात करें तो इंडियन कंपनीज में से एक कंपनी ही यहाँ पे टिकी हुई है, वो है लावा। और लावा इंडिया का थर्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड है, और लावा को जो सक्सेस मिली है ना वो मिली है 10,000 और 15,000 के सेगमेंट के नीचे। देखो बेसिकली वो बजट फोन बनाते हैं आज के समय में, ठीक ठाक फोन बना रहे हो, लोगों को उनके फोन पसंद आ रहे हैं। लेकिन एक जो उनका फोन काफी लोगों को पसंद आया वो था ब्लेज 5G। वो यहाँ पे लावा का काफी ज्यादा बिक गया, क्योंकि बजट में वो 5G लेकर आ गए। हालांकि अब वो ऊपर वाले सेगमेंट में कूदने की कोशिश कर रहे हैं। लगभग 20,000 रुपए तक वो अपना अग्नि 2 भी लाने वाले हैं। अब देखना कि उस मार्केट को धीरे धीरे क्रैक कर पाते कि नहीं कर पाते। और फिर बात आती है आपकी ट्रांसाइन होल्डिंग की। ट्रांसाइन होल्डिंग के अंदर आपको सीधे आईटेल, टेक्नो और इन्फिनिक्स मिलते हैं। इन्फिनिक्स के बारे में बता देता हूं कि इन्फिनिक्स 20,000 रुपए के सेगमेंट में सही बिक रहा है। इन्फिनिक्स है वो इंडिया का 4th फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड बन जाता है। टेक्नो देखा जाए तो अंडर 10,000 रुपीज का सेगमेंट में 4th पोजीशन पे आता है, और आईटेल है वो आज भी फीचर फोन के अंदर यहाँ पे टिका हुआ है। लेकिन ये भी महंगे फोन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इन्फिनिक्स ने जीरो अल्ट्रा निकाला, टेक्नो
टेक्नो ने अपना फैंटम निकाला, फोल्ड निकाला, लेकिन ट्रांसेंड होल्डिंग बजट के अंदर यहाँ पे टिकी हुई है। 10,000 रुपए का जो मार्केट होता है वो 9% के नीचे गिर चुका है। 10 से 20,000 का जो सेगमेंट है वो 34% गिरा है। 20,000 से लेकर 30,000 का सेगमेंट है वो 33% गिरा है। लेकिन 30 to 45 के अंदर इंक्रीमेंट आया 60% का और 45,000 के ऊपर इंक्रीमेंट आया 65% का। देखो सिंपल सी भाषा में बता देता हूं, हो क्या रहा है कि पहले 10,000 के अंदर लोग बेस्ट फोन मांगते थे, फिर 15,000 हुआ, 20,000 हुआ, कुछ दिन तक ये 25,000 था, 30,000 था। लेकिन अब जो बेस्ट फोन अंडर 25-30,000 हो चुके ना, वो रेंज खिसक के 30-35 पहुंच चुकी है। और लोग जो है वो आज के समय में बजट फोन और सस्ते फोन थोड़े कम ले रहे हैं और जो महंगे पर है वो धीरे धीरे ज्यादा भाग रहे हैं। बेसिक रीजन है फाइनेंस स्कीम जो कंपनीज निकालती है, EMI निकाल रही है, उसका कंपनियां फायदा उठा के आपको महंगे में फोन यहाँ पे चिपका रही है। और आप ये समझ सकते हैं कि आने वाले फ्यूचर में मोबाइल फोन के रेट कम नहीं होंगे। अभी तो बढ़ना शुरू है, लेकिन अब जैसे जैसे कंपनियां और अपने फोन निकालेंगी ना, वैसे वैसे और महंगे होते चले जाएंगे। मैं आपको एक बात बता सकता हूं, अभी क्या था, मेजॉरिटी कंपनीज के फोन अभी 1 लाख के अंदर है, लेकिन 1-1.5 साल के बाद ही आप देखना हर एक कंपनी का एक ना एक फोन तो ऐसा होगा जो 1 लाख रुपए का प्राइस पॉइंट टच करेगा। और इसके साथ ही एक प्रेडिक्शन है मेरा जो इंडियन मार्केट में देखने को मिलेगा, वो होगा कुछ स्मार्टफोन कंपनीज का गायब होना। एक जो कंपनी जो इंडिया से गायब हो सकती है आने वाले समय में, वो हो सकती है नोकिया। देखो नोकिया के पास कोई मार्केट शेयर नहीं है, तो सबसे पहले जो मेरे हिसाब से कंपनी शायद मार्केट से गायब हो वो हो सकती है नोकिया। उसके बाद जिस कंपनी का नंबर आएगा वो सुन के आप थोड़ा सरप्राइज हो सकते हो, वो हो सकती है मोटोरोला। मोटोरोला ने पिछले कुछ सालों में काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज थी उसके पास, काफी फायदा उठाने की कोशिश करी, लेकिन वो फेल होते चले गए। और आज के समय में मोटोरोला का मार्केट शेयर भी कम है और वो काफी कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो मार्केट में अपनी पकड़ नहीं बना पा रहे हैं। और मैं आपको एक बात बता सकता हूं, मोटोरोला चाहे कुछ भी कर ले, वो टॉप 5 की लिस्ट में नहीं आ सकता, ना ही वो बड़ा बन सकता है। मोटोरोला सिर्फ टिका हुआ था Xiaomi और Realme को कंपटीशन देने के, कि Xiaomi Realme को अंडरकट करे या फिर Xiaomi जो Realme के यूजर्स है उन्हें मोटोरोला के अंदर लाए। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या कि Xiaomi Realme से छोड़ के लोग कुछ Vivo के अंदर चले गए, कोई OnePlus के अंदर चला गया, कोई iQOO यूज कर रहा है, काफी सारे लोग Samsung के अंदर चले गए। तो Xiaomi Realme का मार्केट तो Samsung और बाकी कंपनीज खा गई, तो मोटोरोला के पास कुछ बचा नहीं है। लेकिन मोटोरोला सिर्फ टिका हुआ है क्योंकि वो Lenovo का पार्ट है, इसलिए इंडिया में सिर्फ आपको 4 से 5 कंपनी ही आने वाले समय में देखने को मिलेंगी। ऑब्वियसली सैमसंग रहने वाली, वो रहेगी इंडिया के अंदर, एप्पल जैसी कंपनी रहेगी इंडिया के अंदर, उसके साथ ही पूरा का पूरा BBK ग्रुप यहाँ पे जिंदा रहेगा। BBK ग्रुप बहुत बड़ी कंपनी, खत्म नहीं हो सकता, जबकि उसके अंदर आपको मर्जर देखने को मिल सकते हैं। जैसे OnePlus ओप्पो ने मर्जर किया ना, ऐसी OnePlus ओप्पो में Realme भी मर्ज हो सकता है। ये एक चीज हो सकती है जिससे वो लोग Realme को बचाने की कोशिश करें। इसके बाद आपका Xiaomi ग्रुप जिंदा रहेगा, क्योंकि ये Xiaomi ग्रुप की हालत कैसी भी हो जाए, लेकिन वो मार्केट को छोड़ेंगे नहीं। ग्लोबल लेवल पे प्रेजेंस है और इंडिया में हैवी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, इसलिए वो मार्केट को तो वो छोड़ेंगे नहीं, वो टिके रहेंगे मार्केट के अंदर। यहाँ पे मार्केट शेयर लूज करेंगे और बाउंस बैक करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप ये समझ सकते हैं कि जैसे एक जमाने में नोकिया नंबर 1 हुआ करता था, फिर नोकिया की रैंकिंग पीछे गिर गई, सेम कहानी Xiaomi के साथ है। Xiaomi एक जमाने में नंबर 1 हुआ करता था, लेकिन अब उसकी रैंकिंग गिर गई है और वो शायद उस लेवल को अचीव ना कर पाए। एक चीज Xiaomi ग्रुप के साथ हो सकती है। और इसके साथ ही बजट सेगमेंट में ट्रांसेंड होल्डिंग भी जिंदा रहेगा। ये इंडिया में कैसा भी परफॉर्म करे, लेकिन इनका मेजर मार्केट अफ्रीका है। अगर ये बाहर से पैसा बनाती रहेंगी तो इंडिया में वो इतना कर ले कि यहाँ पे वो सर्वाइव कर ले। तो ये कुछ कंपनीज है जो इंडिया में यहाँ पे जिंदा रहेंगी आने वाले समय में। बाकी काफी सारी कंपनीज इंडियन मार्केट से यहाँ पे गायब हो सकते हैं, इंक्लूडिंग Asus का भी यहाँ पे नाम ले सकता हूँ, जो शायद मार्केट को यहाँ पे लेफ्ट कर दे आने वाले कुछ समय में। तो अब जो स्मार्टफोन का मार्केट बोरिंग हो गया था ना, अब वो काफी एक्साइटिंग हो गया। कंपनीज भी अपने सर्वाइवल के लिए फाइट कर रही है यहाँ पे। इस क्वार्टर की कहानी ये थी। अगले क्वार्टर के अंदर देखने वाली बात होगी कंपनियां किस तरीके से यहाँ पे काम करती है। और 2023 देखा जाए तो काफी सारी कंपनीज के लिए एक डिफाइनिंग ईयर होने वाला है। बात है, क्या लगता है आप लोगों को, कौन सी कंपनी आगे चल के फर्स्ट रहेगी, कौन सी टिकेगी, कौन सी बाहर हो जाएगी? ये बात आप मुझे नीचे कमेंट बता सकते हैं। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।